नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की करेंगे, लोकसभा चुनाव की करेंगे। देखिए, बीजेपी ने जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, सीट शेयरिंग तो हो ही चुकी थी और इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाला जा चुका है। जिन्हें किनारा लगाना था उन्हें किनारा लगा दिया गया, चाहे वो पप्पू यादव हो चाहे हिना साहब हो। लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में हम ऐसे कई किरदार देख रहे हैं जिनकी चर्चा बिहार में बहुत होती रही है, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर वे इस तरीके से फंसते, मिटते, घिरते दिख रहे हैं कि पूछिए मत। देखिए, यदि हम सबसे पहले चर्चा करें तो मुकेश सहनी की बात करनी होगी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मल्लाहों के सबसे बड़े नेता। माना यह जा रहा था कि दोनों गठबंधन उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न इधर के रहे न उधर के हुए और कहाँ हैं अब, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, यह बात समझ में नहीं आ रही है। जो उनके समर्थक हैं, जब भी कोई बात होती है मुकेश सहनी की, तो जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ जो उनके समर्थक मल्लाह हैं, बिहार के निषाद हैं, सहनी हैं, वे चले आते हैं। लेकिन यदि मुकेश सहनी फैसला नहीं करेंगे, देखिए उनकी एक बहुत ही कड़ी शर्त थी जो बीजेपी मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि निषाद को आरक्षण दे दीजिए। और फिर आरजेडी के भीतर सीटों को लेकर लोचा था। आरजेडी को ये लग रहा था कि बीजेपी वाले से बात चल रही है, बीजेपी को लग रहा था इंडिया ब्लॉक में बात चल रही है। तो मुकेश सहनी की बात। फिर देखिए पशुपति पारस, क्या हस्ती थे। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे टिकट वे ही बांटते थे। रामविलास पासवान तो मुहर लगाते थे, लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई में मिट ही गए और स्थिति ऐसी बनी कि पशुपति पारस जो कहते थे नेबर 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 चाचा के रूप में भतीजे चिराग को, अब वे चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं दिख रहे हैं और खुद तो डूबे ही हैं। उनके साथ जो भी रहे सारे के सारे डूब गए हैं। देखिए, पप्पू यादव भी लटक गए। अपनी पार्टी थी, स्वतंत्र फैसला कर सकते थे परिणाम जो भी होता। लेकिन लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, फिर प्रियंका गांधी का बुलावा आ गया, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बारी आ गई। देखिए, सूरजभान सिंह की भी बात करनी होगी। बिहार में भूमिहार राजनीति के बड़े हस्ताक्षर, उनके भाई चंदन सिंह सांसद नवादा के, वे भी बेटिकट हो गए और उनके भविष्य को भी चुनौती। अश्विनी चौबे की बात कर ले। भारत सरकार में बिहार के जितने भी मंत्री हैं, किसी का टिकट नहीं कटा सिवाय अश्विनी चौबे के। तो शुरुआत हम करें मुकेश सहनी से। कहाँ फंस गए अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, उनके साथ आपकी भी बात हो रही थी लगातार और मेरी जी। भी कई बार उनसे बातचीत हुई चुनाव के दौरान। जो एक पत्रकार की तरह जो एक जिज्ञासा थी जानने की कि वो क्या करेंगे, चूंकि पिछले 10 साल 12 साल से जब से वो एक्टिव हुए हैं हम उनकी राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते रहे थे कि वो किस तरह की, क्योंकि एक नया लीडरशिप उभर रहा था, एक नए कास्ट के एस्पिरेशंस को लेकर के, एक नई जाति की आकांक्षाओं को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। और जी। देखिए 30 साल पहले, कोई 30 साल 35 साल पहले ग्वाला एक, लालू यादव जिस जाति से आते हैं उसको ग्वाला ही कहते थे लोग, और गाय जी। भैंस पालना दूध निकालने का ही एक माना जाता था कि वो उस जाति को ही कर सकती है। नहीं, लालू आप तो यादव ग्वाला कह रहे हैं। देखिए, आप तो बहुत मतलब अच्छे शब्दों में कह रहे हैं। बिहार में लोग गुबार कह देते थे। कहते थे जी। और यही मानते थे कि गाय भैंस का काम करना है, दूध दूहना है, दही बेचना है, इसके अलावा कुछ आप नहीं कर सकते हैं। जी। हम्म। वो जाति सरकारी जाति हुई। हम्म। ठेके पट्टे से लेकर के पेट्रोल पंप और गाड़ियां और सब उस जाति के लोग वो काम करने लगे जो आजादी के बाद सरकारी जाति के लोग, यानी भूमिहार लोग जो काम करते थे आजादी के बाद, जो सरकारी जाति थी वो सारे जी। काम करने लगे। फिर हम्म। कुर्मी करने लगे। तो एक हम्म। नई चीज, एक नई जाति उभर रही थी जिसकी आबादी पूरे प्रदेश में है और उसको एक पहचान देने की राजनीति मुकेश सहनी कर रहे थे। तो हमारी जिज्ञासा थी उनकी राजनीति में। जी। वो बीजेपी की बात कर रहे थे और उनकी बात लालू यादव के यहाँ हुई हो रही थी। वो दिल्ली आते थे, दिल्ली से बात करके पटना जाते थे और पटना में उन लोगों से बात करते थे। और तो सीधे ये अमित शाह से भी बात करते थे, सीधे भाई अमित शाह से भी। बीजेपी हाँ। में सीधे अमित शाह के बिल्कुल। यहाँ उनकी बात होती थी। और जी। जो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग जो इस मामले में कुछ चीजें अपना फीडबैक देते थे, उन सब लोगों के साथ उनकी बातचीत होती थी। जी। लेकिन यही होता है जब आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं।
हुँ, एक तो पहले आइडियोलॉजिकली आपको तय कर लेना चाहिए था कि आप किसके साथ अलाइन करेंगे। ये एक पहली चीज़ है, क्योंकि दोनों पार्टियों जो 2 गठबंधन है, उनकी आइडियोलॉजी तो सबको पता है कि भिन्न है, एकदम डिफरेंट आइडियोलॉजी बिल्कुल। पर दोनों पार्टियाँ दोनों हुँ, गठबंधन काम कर रहे हैं। तो एक तो पहले आपको चुनना चाहिए था, 2 नाव की सवारी हमेशा खतरनाक होती है, खराब होती है। ये एक बार फिर साबित हुआ, 2 नाव की सवारी कर रहे थे। जी, दूसरी बात जो थी, जो आपने कही कि अ, बड़ी कड़ी शर्त थी उनकी, और शर्त निषाद ये आज़ है कि जो निषाद मल्लाह हैं, उनको एससी एसटी में किसी ऐसी कैटेगरी में शामिल किया जाए जी, जहां वो जाते ही सबसे मजबूत हो जाए और बिल्कुल। आरक्षण का अधिक लाभ उसको मिले। हुँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उसी के अंदर वर्गीकरण किया जाए, पिछड़ी जातियों में जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया जाए, और सबसे कम लाभ पाने वाली जो जातियां हैं उसको कुछ अतिरिक्त आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाए, और इस जी, बात की घोषणा करे भारतीय जनता पार्टी, मंच से इस बात का ऐलान करे, बड़े नेता इसकी हुँ, घोषणा करें। अब सोचिए ये कितनी कितनी मुश्किल बात होगी किसी भी पार्टी के लिए चुनाव के बीच आरक्षण के पूरा जो फॉर्मूला है, जो अफर्मेटिव एक्शन का पूरा प्लान है, उसमें छेड़छाड़ की बात करना। जी, आप एक बात कहेंगे एक कास्ट के लिए और बाकी सारी जातियां नाराज हो जाएंगी आपके खिलाफ, आप जिसमें उसको डालने की बात करेंगे, हुँ, कैटेगरी चेंज करना चाहेंगे तब विरोध होगा, आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात करेंगे तब विरोध होगा। ये अपने आप में एक ऐसी शर्त थी जो चुनाव के समय कोई नहीं मान सकता है, कोई पार्टी नहीं मान सकती है। जी, वैसे उनको पता था कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें अत्यंत पिछड़ी जातियों में जो कम लाभ पाने वाली जातियां हैं उनका जिक्र है। बाद में सरकार करेगी ही वर्गीकरण, उसका अलग अलग करेगी, आरक्षण के भीतर आरक्षण होगा, लेकिन वो अभी इसकी घोषणा चाहते थे। तो ये उनके खिलाफ चली गई, क्योंकि चुनाव के बीच कोई आरक्षण को नहीं छूना चाहता है, और सबको पता है कि बिहार में बीजेपी एक बार आरक्षण की मार झेल चुकी है। आरक्षण की बिल्कुल। समीक्षा की ही बात कही थी मोहन भागवत जी ने, और 2015 का चुनाव गंवा दिया था भारतीय जनता जी, पार्टी ने उस एक एक बयान पर। तो बीजेपी उस आरक्षण की बहस में क्यों घुसेगी अभी चुनाव के बीच। हुँ, तीसरी बात यह है कि जो महत्वाकांक्षा है कि हम पिछली बार 4 सीट लड़े थे तो हमको उससे कम सीट नहीं चाहिए, जी, जितना आप चिराग पासवान को देंगे उससे कम सीट नहीं चाहिए। राजनीति ऐसी शर्तों के साथ नहीं होती है, वो भी तब जब अभी आपको अपनी ताकत का प्रमाण दिखाना बाकी है। हुँ, इलेक्टोरल प्रमाण, आप भीड़ जुटा लेते हैं वो अलग बात है, चुनावी सफलता का एक प्रमाण देना होता है। और वो इस बात को भी नहीं देख रहे थे कि पिछली बार आरजेडी के अलायंस में जो पार्टी 5 सीट पर लड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा की, वो 1 सीट पर तैयार हो गए लड़ने के लिए सिर्फ अपनी सीट लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप किस बात से, जीतन किस राम वजह मांझी से जीतन राम मांझी 3 सीटों पर लड़े थे, मुकेश सहनी की 3 तरह। सीट जी, वे भी क्या बोलते हैं 1 सीट के लिए तैयार हो गए। 3 सीट पर लड़े थे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी, इस लिहाज से तो सबसे बड़ा कद इन तीनों नेताओं में उनका है, पूर्व हुँ, मुख्यमंत्री हैं, और जिस समाज से आते हैं उस समाज का घोषित रूप से 20% वोट है बिहार में। जी, बिना, ये तो फैक्ट है, तो वो भी 1 सीट पर राजी हो गए। तो आपकी ये जिद जो है, ये अति महत्वाकांक्षा, एक जो जिद की हमको अमुक व्यक्ति से ज्यादा चाहिए है, वो तब होता है जब आप अपनी शक्ति प्रमाणित कर चुके हैं। तो ये 3 कारण हमको समझ में आ रहे हैं। जो पहला, 2 नावों की सवारी है, किसी का भरोसा नहीं बना आपके ऊपर। जी, दूसरा, आपकी जो आरक्षण की मांग है। तीसरा, ये जो महत्वाकांक्षा है कि हम इतनी सीट लड़ेंगे। ये इन 3 बातों ने उनको अलग थलग किया पूरे अलायंस के हिसाब किताब में। अब है कि अब वो क्या करेंगे, कहाँ जी, है, किस। बिल्कुल। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपको ये बताना चाहिए कि मुकेश सहनी करें क्या अब? घर बैठ जाएँ, चुनाव लड़ें, न लड़ें या चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके वोटर क्या करेंगे? वो तो घर नहीं बैठ जाएँगे, वो तो किसी न किसी को तो वोट कर ही देंगे। यही आप ही के साथ प्रोग्राम में बातचीत करते हुए हमने वो रोमन पॉलिटिक्स की एक थ्योरी सब बताई थी कि जो जी, माना जाता है, और पूरी पूरी दुनिया में माना जाता है कि हुँ, आपको जीतते हुए पक्ष का चुनाव करना आना चाहिए। हुँ, अगर जीतते हुए पक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं तो हारते हुए पक्ष से पीछा छुड़ाना आना चाहिए। और तीसरी बात जो सब आदमी मानते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये 3 जी, चीजें हैं। अब वो तो गंवा चुके, जीतते हुए पक्ष को नहीं चुन सके, हुँ, हारते हुए पक्ष के साथ है नहीं, अब वो अकेले हैं। तो जी, अकेले में अब जो हमने पहले कहा कि आप बार्गेनिंग करने की स्थिति में तभी होते हैं जब आप अपनी ताकत दिखाए हुए। देखिए, आज चिराग पासवान बार्गेनिंग करने की स्थिति में इसलिए थे क्योंकि चाहे जिस वजह से हो, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, विधानसभा बिल्कुल। हुँ, चुनाव उनकी उपयोगिता साबित हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला था। जी, नीतीश कुमार अगर दबे या नीचे आए, या उनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, या उनकी स्थिति कमजोर हुई, तो कारण यही था कि चिराग पासवान ने उनको 70 सीट से 71 सीट से 43 सीट पर ला दिया। हुँ, तो ये उन्होंने ताकत दिखाई थी। अगर आप में जीतने की ताकत नहीं है लेकिन हराने की ताकत है, तो उस बात का भी बड़ा राजनीतिक महत्व होता है।
बिल्कुल। अभी अपने यहाँ के लोगों ने देखा होगा हम वो मुकेश महारानी सहनी भी उदाहरण देते थे अजीत जी, मुकेश सहनी भी उदाहरण देते थे कि देखिए उपचुनाव में हमने हराया आरजेडी को, हमने हराया बीजेपी को, हमारी ताकत इतनी है। तो वे उदाहरण देते थे, लेकिन अब तो फँस गए हैं। और यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे और यदि चुनाव लड़ें तो फिर कहाँ से लड़ें? किसके लिए लड़ें? यह बड़ी बात है। देखिए, अब उनको किसी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। जो आपने कहा जी। कि एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जो हम हमारी समझ है बिहार की, अब हुँ, उनको किसी के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए लड़ें। हुँ, और अपने लिए लड़ने का मतलब है कि अगर आप लड़ सकते हैं, अगर आपने इतनी मेहनत की है, हर सीट पर आपके पास उम्मीदवार हैं, तो आप हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करें। और हर सीट पर अपने अपनी जाति को मोबिलाइज करने की कोशिश करें। उसके साथ अगर कोई नया वोट जोड़ सकते हैं, जो कैंडिडेट के नाम पर स्वाभाविक रूप से आता है, 5% जी। 10% जिस हुँ, जाति का कैंडिडेट होता है, उस तरह की बिसात बिछाएं। आप अपनी ताकत साबित करें। आप कहते हैं कि 9.5% निषाद का वोट है। अखबारों में हुँ, विज्ञापन देकर के आपने बताया निषाद हैं, मल्लाह हैं, सहनी, बिंद, कैवर्त, केवट, तमाम जातियों उपजातियों का जिक्र करके कहा कि 10% के करीब वोट जी। है। आप उस 10% में से 25% वोट लेकर के दिखाइए। हुँ, 2.5% वोट लेकर के अगर अगर इस बार दिखा देते हैं मुकेश सहनी, तो हो सकता है कि इसी साल विधानसभा का चुनाव हो या अगले साल विधानसभा का चुनाव हो, जब हो लोग उनको सर आंखों पर रखेंगे। जी। 2.5% 3% वोट ले आकर के अगर वो दिखाते हैं, हुँ, देखिए पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो या उनके पहले रामविलास पासवान हो, 5% वोट की राजनीति है जी। कि 5% पासवान का वोट है और वो अलाइंड है एक तरह से उसी उसी पार्टी के साथ। हुँ, तो इसलिए हर आदमी पूछता है। आप अपना हम 10% लाने की बात नहीं कर रहे हैं, 5% भी छोड़िए, आप 2.5-3% 4% वोट ले आकर के दिखाइए इस चुनाव में, अकेले जी। लड़िए, पूरी ताकत हुँ, से लड़िए, ईमानदारी से लड़िए। हुँ। ये नहीं कि हम यहाँ पैसे वाले को टिकट दे रहे हैं, वहाँ पैसे वाले को टिकट दे रहे हैं, दूसरी चीजें कंसीडर कर रहे हैं, वो मत नहीं, कंसीडर पैसे करें। वाले तो अब आएँगे भी नहीं ना, पैसे वाले आएँगे कहाँ? जो आप आएंगे कहेंगे भी कि नहीं जो चुनाव लड़ने की हाँ, जो बात है। रोमन पॉलिटिक्स है कि हारने वाले के साथ कौन रहता है? कोई ताकत नहीं दिखाने आता है के और अब तो लिए। जी। पाला खिंच गया है, अब तो पाला खिंच गया है, जिसके बीच आमने-सामने की लड़ाई है, वो दोनों के पहलवान मैदान में आएँगे, एनडीए के जी। और इंडिया के। तो हुँ, उसमें उसको छोड़ करके एकदम ज़मीनी काज करता है। चाहे हुँ, वो एकदम अत्यंत पिछड़ी जाति का हो, मल्लाह हो, मछली मारता हो, मछली बेचता हो या कोई भी हो, जो कमिटेड हो, आपके साथ रहा हो, आपके 10 साल, 12 साल की राजनीति में आपके साथ रहा हो, उसको चुनाव लड़ाइए और अपनी ताकत दिखाइए, प्रचार करिए। अभी तक तो वो सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर लेकर के उड़े, बहुत सभाएँ की, बहुत भीड़ जुटती थी। वो जी। आज अपनी ताकत दिखाएँ, किसी को हराने, किसी को जिताने के लिए नहीं। अपने हुँ, लोगों से भी एक बात कहें जा करके कि आप हमारी हैसियत बनाइए, हमारी ताकत बनाइए। देखिए आज हमको किसी ने नहीं पूछा। यही इमोशनल कार्ड जा करके खेलें कि हम आपके आरक्षण की बात कर रहे थे और किसी ने नहीं पूछा हमको। बिल्कुल। हम यही चाहते थे और किसी ने नहीं पूछा। आप हमको ताकत दीजिए ताकि हम अगली बार आपके लिए और बढ़िया लड़ाई लड़ सकें। अब और उनके पास गंगा ये जल की काम कसम खिला रहे थे, गंगा जल पिलाकर कसम खिलवा रहे थे, तो इसकी भी परीक्षा तो हो जाएगी ना कि जो गंगा जल पिया लोगों ने कसम खाई, उसका क्या हुआ? इसमें साबित करें वो, इस जी। चुनाव में साबित करें अकेले लड़के कि वो लोग उनके साथ हैं। हुँ, उसमें से 2.5% 3% कुल आबादी का अगर उनके साथ आता है, उनकी ताकत बन जाएगी और अगले चुनाव में सब लोग उनको उसी तरह से पूछेंगे जैसे अभी चिराग पासवान को पूछा गया है, उनकी पूछ वैसी हो जाएगी क्योंकि 2.5-3% 4% वोट बहुत मैटर करता है बिहार की पॉलिटिक्स। जी, ठीक है, अजीत जी तो ये बात हुई मुकेश सहनी की। अब बात करते हैं पशुपति पारस की। हमने प्रारंभ में ही कहा कि वे पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के जीते जी टिकट बाँटा करते थे। लेकिन इस बार खुद बेटिकट हो गए और उनकी पार्टी का ही वजूद समाप्त कर दिया बीजेपी ने। और पशुपति पारस क्या कहा करते थे, हाजीपुर मेरा है, चिराग कहाँ से आएंगे? चिराग तो आ गए। पशुपति पारस कहा करते थे, हाजीपुर यदि आ गए तो भी हम लड़ेंगे और हराएंगे। लेकिन अब तो चुनाव लड़ने की ही बात नहीं हो रही है। न पशुपति पारस का कोई जिक्र हो रहा है, न प्रिंस राज का कोई जिक्र हो रहा है, कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है और ये सभी बिहार का रन छोड़कर दिल्ली जाकर बैठ गए हैं। तो पशुपति पारस कैसे मिट गए और इनका भविष्य क्या देखते हैं अब और इनकी पार्टी का भी? देखिए ये आमतौर पर ऐसा होता है, एक हम लोगों के यहाँ जो एक रूपक है कि जी। घर का भेदी जो होता है, वो हुँ, विभीषण है, वो राम के लिए लड़े, हुँ, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। आप कहीं नहीं देखेंगे कि कोई विभीषण को पूछता है, उनकी पूजा करता है या अपने बच्चों का नाम रखता है। हुँ, तो एक कुलद्रोही की इमेज बनती है। देखिए राजनीति में ये सब चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती हैं, लेकिन एक जो जनता का परसेप्शन होता है जनता के बीच में, वो जी। परसेप्शन हुआ कि इन्होंने भाई के नहीं रहने पर, बड़े भाई के नहीं रहने पर भतीजे को छोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी। तो एक तो ये मैसेज जो होता है, ये बड़ा घर-घर पहुँचता है ये मैसेज। उनकी जाति में भी पहुँचा होगा, दूसरे लोगों में भी पहुँचा होगा। जी।
दूसरी बात क्या है कि वो बहुत ज्यादा रिलाई कर गए नीतीश कुमार के ऊपर, हुँ, जो नहीं करना चाहिए था। राजनीति में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए बीजेपी के साथ पूरी लाइजनिंग नीतीश कुमार के यहाँ से हुई थी कि जी, वो पार्टी छोड़ेंगे चिराग पासवान की। ये नीतीश कुमार बदला ले रहे थे 2020 का, हुँ, तो उनको अपना बदला लेना था। उनको कोई प्रेम नहीं था पशुपति पारस के साथ। तो पारस पशुपति पारस को यही समझना चाहिए था कि वो नीतीश कुमार की राजनीति के एक टूल है। अपनी जी, स्वतंत्र हैसियत वो कैसे बनाएंगे। हुँ, केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या हैसियत बनाई, क्या पहचान बनाई उन्होंने। हाजीपुर के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया, वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। तो एक तो वो पूरी तरह से रिलाई करते रहे नीतीश कुमार के ऊपर। दूसरा, उन्होंने कोई स्वतंत्र पहचान नहीं बनाई 3 साल मंत्री रहते हुए। वो जी, यही समझते रहे कि हमारे साथ 5 MP हैं, तो हम अपनी हमको पूछेगी, एनडीए में हमारी पूछोगी। उनके सिटिंग बरक्स गेटिंग गो, चिराग, सिटिंग गेटिंग गो। हाँ, सिटिंग गेटिंग वो हो जाएगा। जी, और उनके बरक्स चिराग पासवान गांव-गांव घूमते रहे, हुँ, रैलियां करते रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कैंपेन चलाते रहे, युवा बिहारी चिराग पासवान के तौर पर अपनी पहचान बनाते रहे, स्वतंत्र जी, पहचान। हुँ, रामविलास पासवान के बेटे से इतर एक अपनी पहचान बनाते रहे वो। तो वो ग्राउंड पर काम कर रहे थे, जिससे ये मैसेज बना कि वो उनके साथ वोट है। हमने नहीं देखा कि इन 3 सालों में मंत्री रहते हुए पशुपति पारस ने कोई रैली की हो, बड़ी सभा की हो, कहीं जी, दौरे किए हो उन्होंने पूरे बिहार के। ये तो नहीं कर रहे थे वो। हुँ, पॉलिटिक्स उन्होंने छोड़ दी थी। वो सरकार में मंत्री थे और मंत्री पद एंजॉय कर रहे थे। राजनीति की ही नहीं उन्होंने 3 साल। तो हुँ, जब आप राजनीति नहीं करेंगे, तो जब चुनाव का समय आएगा तब कोई नहीं पूछेगा। आपके पास बिल्कुल, 5 व्यक्ति की हैसियत थी और नीतीश कुमार का वरदहस्त था, तो आप चले गए उधर, मंत्री भी बन गए, रिकॉग्नाइज भी हो गई पार्टी आपकी, लेकिन आपने पॉलिटिक्स नहीं, ग्राउंड पर राजनीति नहीं की, वोट अपने साथ जोड़ने का मैसेज नहीं किया। और बीजेपी को जो फीडबैक मिली थी, वो फीडबैक ये थी कि वोट जो है पासवान का, वो पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है। जी, रामविलास पासवान को उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान स्वीकार कर लिए गए। हुँ। इसीलिए उनके यहाँ भी भगदड़ मची। बीच में वीणा देवी छोड़ करके चली गई, वो दूसरी तरफ चली ही गई हैं, चली ही गई हैं। वो तो अब टिकट देखिए ऐलान नहीं हुआ है, हो सकता है कि वैशाली का टिकट उन्हें ही मिल जाए, क्योंकि चिराग पासवान ने मन बना लिया है, बाकी सबको तो माफ़ी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीना देवी को माफ़ी देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, उनको पता है कि इस बात की रामविलास जी के का तो कंट्रोल फिर भी थोड़ा रहता था पार्टी के ऊपर या जी, नेताओं के ऊपर। उनको तो ये भी पता होगा ना पशुपति पारस को कि सूरजभान सिंह उनके कंट्रोल में रहने वाले व्यक्ति हैं। हुँ, वो क्यों उनको अपना नेता मानेंगे, या महबूब अली कैसर क्यों आपके आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो जी, ये लोग इंडिपेंडेंट एक हैसियत थे, एक व्यक्ति थे लोग, और अपनी ताकत के दम पर ये लोग इस पार्टी से या उस पार्टी से चुनाव जीतते रहे हैं लोग। हुँ, तो इस बात को भी उन्होंने नहीं समझा। तो अपनी पोजीशनिंग उनको करनी थी। अगर वो नीतीश कुमार के भरोसे ही थे, तो नीतीश कुमार के साथ जाकर के उनको अपनी बात क्लियर कर लेनी चाहिए थी कि अपने कोटे में आप हमको रख लीजिए। आप जी, बीजेपी से बार्गेन करिए और हमारी हमारी एक सीट कम से कम आप ले लीजिए अपने कोटे में। जिस तरह से हुँ, नीतीश कुमार के कोटे की सीट गई उपेंद्र कुशवाहा के लिए और जीतन राम मांझी के लिए, वैसे ही एक सीट पशुपति पारस के लिए भी जा सकती है। तो अभी तो इस लोकसभा चुनाव में उनकी पॉलिटिक्स समाप्त हो गई है, लेकिन अगर अभी भी इस विफलता से वो कुछ सबक लेंगे, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। और उनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि नीतीश कुमार के साथ वो जाकर के बात करें। आगे के चुनाव के लिए जो संभावना है वो उनकी वहीं बनती है, और कहीं उनकी संभावना नहीं बनती। नहीं, आपको क्या लगता है कि बगैर चिराग पासवान की सहमति के देखिए चिराग पासवान ने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली है। जब तक चिराग पासवान के परिवार में एका नहीं होगा, तब तक नीतीश कुमार भी एनडीए में रहते हुए पशुपति पारस को तवज्जो देने जा रहे हैं। यदि चिराग पासवान नाराज होंगे, तो पशुपति पारस को तरजीह देने का मतलब होगा चिराग पासवान की नाराजगी बढ़ाना। तो हमें ये लगता है कि पहले तो परिवार में एका हो जाए, फिर से इसकी कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, वो हो सकता है कोशिश करें। परिवार एक है, बड़ा क्लोजली बॉन्डेड परिवार रहा है, बहुत क्लोजली नीटेड उनका परिवार रहा है रामविलास पासवान का। लेकिन अगर उस अगले विधानसभा चुनाव तक यही समीकरण रहेगा, तब तो ठीक है, जी, अलग बात है। लेकिन तब तक बहुत चीजें बदलती हैं राजनीति में। 1 साल 1.5 साल का समय इटर्निटी की तरह होता है, अनंत काल की तरह होता है। इस बीच बहुत चीजें बदल जाती हैं। उनको अपनी पोजिशनिंग करनी होगी और कहीं ना कहीं एक अपनी ताकत भी पॉलिटिकल कुछ बनाने की कोशिश करनी होगी। उसी से आगे विधानसभा चुनाव तक उनका उनका कुछ महत्व बन सकता है, अगर वो अभी से कोशिश करेंगे। नहीं तो देखिए पशुपति पारस की तो उम्र हो गई है, लेकिन असली तो घिर गए प्रिंस राज। मतलब उपचुनाव हुआ, सांसद बने पिता की मौत के बाद, और अब भविष्य ही अधर में तक गया। खैर चलिए ये तो बात हो गई नहीं, पशुपति उनका पारस हो सकता की। है, उनका प्रिंस राज के को हो सकता है कि अपना चिराग पासवान माफी दे दें और साथ में ले लें कि भाई है तो
गार्जियन हम हो गए, जब पशुपति पारस हट जाएंगे सीन से तो फिर जी, तो गार्जियन परिवार के वही है ना, चिराग विधायक बना पासवान। दो। तो जी, चिराग पासवान है तो फिर वो अपने भाई को लेकर के हो सकता है आगे चले, भाई के साथ पैचअप की संभावना ज्यादा है। भाई के साथ पैचअप की संभावना है, आगे विधायक भी बनाया जा सकता है प्रिंस राज को, इस बिल्कुल बात की संभावना बिल्कुल। दिखाई पड़ती है। देखिए, अब आगे बात करते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव तो घिर ही गए कांग्रेस के चक्कर में। अपनी पार्टी थी, जो मर्जी होती वे करते, और प्रियंका गांधी ने बुला लिया, लालू यादव ने टांग फंसा दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया, पूर्णिया छोड़िए, सुपौल मधेपुरा भी मंजूर नहीं। पप्पू यादव कह रहे हैं नामांकन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य और पप्पू यादव तेजस्वी यादव की लड़ाई, पप्पू यादव को अनायास सहानुभूति भी मिलती दिखाई पड़ रही है। तो पप्पू यादव जो घिरे हुए हैं, क्या वे इस घिरे होने की अवस्था से बाहर निकल पाएंगे? देखिए, पहले हमने जिन 2 लोगों की बात की, उनके मुकाबले बहुत बेटर प्लेस्ड हैं पप्पू यादव। जी। वो लोग घिरे हुए हैं, राजनीतिक अस्तित्व दांव पर है। पप्पू हम्म, यादव का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर नहीं है। हम्म, वो मजबूती से अपना जिस जगह पर खड़े हैं, उस जगह पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। उनकी स्थिति जरा अलग है, चूंकि उनके पास उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद हैं और अभी जी, 4 साल का कार्यकाल, अभी 2 साल पहले ही वो राज्यसभा गई हैं, तो उनका भी लंबा कार्यकाल बाकी है राज्यसभा का। तो जी, दिल्ली में जो एक ठिकाना चाहिए जहां पप्पू यादव का की धर्मशाला चलती है, उनका धर्म खाता चलता है कि लोग आ रहे हैं, कई प्रदेशों के लोग, और इलाज हो रहा है, खाना खा रहे हैं। वो सब करने के लिए उनके पास दिल्ली में एक जगह है सरकारी अपना, वो नहीं, वो तो उससे कहा जाता है अजीत जी ना कि बिहार के जितने सांसद हैं, उनके यहाँ जितने लोग पहुंचते होंगे, उससे मतलब उनकी संख्या गिनती कर लीजिए तो अकेले पप्पू यादव हैं जो सांसद नहीं रहते हुए भी उनके यहाँ लोग उतने लोग पहुंचे रहते हैं। बिल्कुल, जब वो सांसद नहीं थे तब भी वो होता था, लेकिन अब उनकी जी, पत्नी सांसद हैं तो एक ठिकाना उनके पास है और मदद करने की स्थिति भी है उनके पास। हम्म, तो इसलिए वो ग्राउंड पर बहुत खुल करके राजनीति करने की स्थिति में है, वो कोई भी हम्म, जोखिम लेने की स्थिति में है। जी, उनको अपनी पहचान का भी संकट नहीं है, राजनीतिक हम्म, अस्तित्व का भी सवाल नहीं है, वो पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन हमारी राय ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी में गए हैं, बड़ी पार्टी में वो गए हैं और ऐसे समय पर गए हैं जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, कांग्रेस अपने सबसे कमजोर समय में है, सबसे कमजोर दौर में है, वहां वो गए हैं। वहां जाकर के वो नेता बन सकते हैं। कांग्रेस एक लीडर की तलाश कर रही है। बिहार में, कई राज्यों में कांग्रेस को नेता की जी, तलाश है, प्रदेश में भी है, कई राज्यों में तलाश है उसको। वो तलाश पूरी हो सकती है, वो पार्टी को संभाल सकते हैं, पार्टी को हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पार्टी को। टिकट नहीं मिलना ये एक वक्ती एक छोटा सेटबैक है कि वो हम्म, इक्वेशन ऐसा, और वो सबको पता है कि लालू यादव किन वजहों से उनको नहीं लड़ने देना चाह रहे हैं अपने अलायंस में। जी, किन वजहों से वो, मैं पूर्णिया तो नहीं ही दिया, सुपौल और मधेपुरा भी क्यों नहीं दिया। हम्म, वो सीमांचल में उनकी हैसियत बढ़ने से वो चिंतित है। तो उस चिंता को तो समझना है, वो हम लोग समझ रहे हैं, उस चिंता को वो भी पप्पू यादव भी समझ रहे हैं। तो उनके सामने ये है कि अगर कांग्रेस से अभी भी बात करें, अभी भी कांग्रेस अगर उनको सिंबल देती है, दोस्ताना लड़ाई की बात होती है, जी, तो वो उनको करना चाहिए। हम्म, अब ये थोड़ा डाइसी हो जाएगा अगर वो फिर से कांग्रेस तुरंत ही छोड़ करके और वापस निर्दलीय आकर के लड़ते हैं। हम्म, तो एक साख का संकट बनता है कि आप जो है अभी पहले लालू यादव के साथ भी रहे, फिर निर्दलीय लड़े, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आए, फिर छोड़ रहे। इतनी जल्दी जल्दी तो देखिए, नीतीश कुमार की कितनी इमेज बन गई निगेटिव जनता के बीच में। जी, उस सबक लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने रंजीत रंजन को राज्यसभा दिया हुआ है। अब अगर पप्पू यादव एमपी होते, लोकसभा में चले जाते तो बहुत अच्छी बात थी। हम्म, लेकिन उनको कोशिश यही करनी चाहिए है कि कांग्रेस के साथ कोई सहमति बने, कांग्रेस किसी तरह से ये तैयार करे कि ठीक है, हारे जीते कुछ भी हो, ये फ्रेंडली फाइट होगी, पप्पू यादव को हम सिंबल देंगे। जी, पप्पू यादव को सिंबल, कांग्रेस का सिंबल लेने की उनको कोशिश करनी चाहिए। हम्म, और कांग्रेस पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए है कि वो लालू यादव के ऊपर दबाव बनाए कि वो इस बात के लिए तैयार हो कि हम इनको चुनाव लड़ा रहे हैं और फ्रेंडली फाइट होगी, हम एक सीट और लड़ेंगे। ऐसा जी, होता रहा है, बहुत बार हम हम्म। लोगों ने देखा है फ्रेंडली फाइट करते हुए पार्टियों को, बहुत कांटे की लड़ाई में भी फ्रेंडली फाइट होती है। नहीं, हम लोगों ने बेगूसराय में ही कितनी बार देखा ना हमने कि देखा, हम बेगूसराय में लोगों ने कन्हैया कुमार भी लड़ रहे थे और तनवीर हसन भी लड़ रहे थे। वही हाँ, वही हम और वही, जी, और भी देखिए, लेकिन देखिए पप्पू यादव ने जो कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और जब से ये बात हुई कि इंडिया ब्लॉक का टिकट नहीं मिल रहा है, पूर्णिया से ऐसी कई तस्वीरें आ रही है कि लोग उनकी गाड़ियों के आगे लेट जा रहे हैं। नहीं, आपको पूर्णिया लड़ना ही लड़ना है। तो दूसरे तरीके की भावनाएं भी वहां उभर रही हैं कि नहीं, अब पूर्णिया नहीं छोड़ना है। तो इन भावनाओं का ध्यान भी पप्पू यादव को रखना है, क्योंकि वे जब पूर्णिया से सांसद हुए हैं तो अपनी ही ताकत के बूते हुए हैं, चाहे निर्दलीय हुए हैं या समाजवादी पार्टी का क्या वजूद था। वो तो बिल्कुल कोई पप्पू वजह यादव नहीं है। जी,
तो इस तरीके की स्थिति भी वहाँ क्रिएट हो रही है अजीत जी। देखिए ये बात ठीक है, ये आ, मतलब नुकसान पहुंचाने वाली बात हो सकती है लालू यादव के लिए जी। कि उनका टिकट काटना, उनको पप्पू यादव को किनारे लगाने की कोशिश करना कहीं भारी न पड़ जाए। हुँ, अभी जब आपने ये बात कही तब हमको एकदम से जो स्ट्राइक की है जो बात, वो पिछली जी, बार का झारखंड का विधानसभा चुनाव का हुँ, हमको ध्यान में आया कि इसी तरह से एन आखिरी वक्त पर सरयू राय की टिकट काट दी थी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने, और हुँ, मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनकी जिद पर चूंकि सरयू राय विरोध करते रहते सरकार में रह के, हुँ, उनकी टिकट कट गई थी। और ऐसी ही भावना उमड़ी जैसी भावना आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव के लिए उमड़ी है। जी, लोगों ने उनको लड़ा दिया चुनाव सिलेंडर छाप लेकर के, और निर्दलीय चुनाव लड़ गए सरयू राय, और हुँ, उन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा दिया, रघुवर दास जैसे मुख्यमंत्री को, जो बड़े अंतर से जमशेदपुर जैसे मेट्रोपॉलिटन महानगरीय सीट से जीतते थे, वहां निर्दलीय सरयू राय ने उनको हरा दिया। जी, तो ये इस तरह की भावना जब उमड़ती है तो उसका फायदा भी हो जाता है। कई बार किसी ने आपका बिल्कुल, नुकसान करने के लिए, जैसे बिहार में ही आप देखिए, जो नीतीश कुमार से झगड़ा हुआ था दिग्विजय सिंह का, और बिल्कुल दिग्विजय बाँका में। सिंह ने राज्यसभा सीट छोड़ दी थी और हुँ, निर्दलीय जाकर के बांका से लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे और चुनाव जीत गए थे। जी, उस चुनाव में जब चारों तरफ बीजेपी की हवा चल रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था, सब इतना पोलराइज्ड इलेक्शन हो रहा था, और उसमें जीत गए वो निर्दलीय। ओम तो प्रकाश यादव, याद कीजिए ओम प्रकाश यादव बिल्कुल, सिवान में, खटिया बिल्कुल, छाप पर, दोनों शहाबुद्दीन की दोनों पत्नी जीते को थे। हरा दिया था। एक ही चुनाव में दोनों निर्दलीय जीते थे। उसी चुनाव जी, में दिग्विजय सिंह भी जीते थे, उसी में ओम प्रकाश यादव भी जीते थे। जी, तो कई बार ऐसी जनभावना होती है जो चुनाव जिता देती है। उस हुँ, जनभावना का भी सम्मान करना चाहिए है। तो ये अगर ऐसी जनभावना वहाँ उमड़ रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, पप्पू यादव को नेता इस बात को बेहतर समझते हैं, तो उनको वहाँ लड़ना चाहिए। लेकिन मेरी अभी भी ये कोशिश रहे, मेरी मेरी सलाह यही है कि वो जी, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए है कि आप बहुत भाग-दौड़ कर रहे हो, तो उलट मतलब यहाँ से वहाँ से वहाँ, सिर्फ इसलिए कि आपको एमपी बनना है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए है। हमारे साथ जी, अन्याय हुआ, अगर ये मैसेज बनता है और उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए आप चुनाव लड़ते हैं, वो हुँ, मैसेज अगर बना सकते हैं तब अच्छी बात है, नहीं तो नेगेटिव मैसेज नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस चलिए, अभी भी, हमको लग रहा है जी, कि कांग्रेस बात कर सकती है लालू यादव से, उन पर दबाव डाल सकती है, इस बात के लिए तैयार कर सकती है कि वो फ्रेंडली फाइट करे, बीमा भारती का सिंबल भी वापस कराएं, कुछ इस तरह का करना चाहिए। तमाम जो जनभावनाएं उमड़ रही है, लालू यादव भी देख रहे होंगे और कांग्रेस आला कमान भी देख रहा होगा। जी, तो ठीक है, चलिए पप्पू यादव से आगे बढ़ते हैं सूरजभान। बिहार की भूमिहार राजनीति में एक बड़े हस्ताक्षर। खुद चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे, भाई को सांसद बनवाया, पत्नी को सांसद बनवाया, कभी खुद भी सांसद थे। तो पशुपति पारस का साथ देना महंगा पड़ गया, कुर्बान हो गए। और चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने यह शर्त रखी कि कुछ भी हो जाए टिकट नहीं। तो बीजेपी ने नवादा सीट ही ले ली। और इसके बाद सूरजभान सिंह आज भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन घिर तो गए हैं। भविष्य क्या है? देखिए, उनका भी बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है। सूरजभान सिंह का दादा सब लोग उनको कहते हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है उनका भी। आप याद करिए उनको, हमको लगता है 25 साल पहले वो एमएलए हुए थे, और 2000 में 2000 में 2000 में, वही 24 साल हो गए, तो 2000 जी, के चुनाव में एमएलए हुए थे। हुँ, और उस समय से वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। दूसरे जी, दूसरे मतलब कई बाहुबली हम लोगों के यहाँ के हुए, एमपी एमएलए हुए, उनके मुकाबले इनकी राजनीतिक सक्रियता ज्यादा रही है, दिल्ली में भी, देश के और हिस्सों में भी, और बिहार में भी। उनकी दूसरी खासियत ये है कि 2 सीटों से अपने परिवार को चुनाव लड़ा करके जिताने की हैसियत बिहार में बहुत कम नेताओं की होगी। नहीं, नहीं, उनकी 3 सीटों कह लीजिए, 3 से 3 खुद हाँ, बलिया से जीते, खुद फिर बलिया से बीना जीते थे, देवी मुंगेर से और फिर मुंगेर चंदन से सिंह थे। नवादा से, 3 सीटें कह हाँ, लीजिए ना। वही 3 सीटें हो गई, बलिया पुरानी जो सीट थी वहाँ से खुद जी, जीते थे, फिर हुँ, मुंगेर से उनकी पत्नी और नवादा से उनके भाई। तो ये हैसियत भी बहुत कम नेताओं की होती है। इसका मतलब कि एक स्वीकार्यता एक पूरे मतलब देश में, जहाँ प्रदेश में, जिस इलाके में वो राजनीति करते हैं, वहाँ अक्रॉस द ज्योग्राफिकल एरिया उनका उनकी स्वीकार्यता है, उनकी पहचान है, जी, लोग उनको नेता मानते हैं। तो हुँ, ऐसे नेता का करियर खत्म नहीं होता है। हुँ, देखो उनका करियर अपना, अब तो वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका जी, उनके भाई लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी, कपिल देव, तो जी। उसके लिए आगे संभावना बनी रहेगी। अभी उनके, अब पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, सो आप बताइएगा बेहतर कि अभी वो कहीं से निर्दलीय लड़ने लड़ाने की बात कर रहे हैं या कोई और रास्ता खोज रहे हैं, ये अलग चीज नहीं, है। अभी लेकिन तो शांत बैठे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं, क्या करें, क्या ना करें। वो आपने हाँ, कहा ना लेकिन कि हड़बड़ी में नहीं है, हाँ, कि हड़बड़ी में जी, ये अच्छी हड़बड़ी बात में है, नहीं ये अच्छी स्ट्रेटजी है, ये अच्छी है। राजनीति है, क्योंकि हुँ, उनको भी पता है कि उन्होंने एक पक्ष चुन लिया है। वो मोटे तौर पर एनडीए के साथ रहने का उनका पक्ष है, कि जी, वो एनडीए के साथ रहने का अगर उनका पक्ष चुना हुआ है, तो उसमें उन नेताओं से उनको बात करनी चाहिए, जो एनडीए के नेता हैं।
उनसे बात करनी चाहिए। बीजेपी में एक वर्ग है जिसकी सहानुभूति उनके साथ थी, और एक आपने जो कहा कि बीजेपी पहले सोच रही थी, प्लान कर रही थी उनको चुनाव लड़ाने के लिए, बिल्कुल। नवादा सीट से अपने सिंबल पर उनके भाई को या उनकी पत्नी को, वो चिराग पासवान की वजह से नहीं हो सका। हुँ, तो इनको एक कोशिश करनी चाहिए है कि बीजेपी में चिराग पासवान के यहाँ, नीतीश कुमार के यहाँ जो एनडीए की पार्टियां हैं, उनमें एक गुडविल कायम रहे, फिर इनकी राजनीति रिवाइव कर जाएगी, उसमें एक गुडविल कायम रहे, उसमें लोगों की अगर मदद कर सकते हैं, कुछ लोगों को एमपी बनाने में, वोट दिलाने में, तो वो करना चाहिए है, संबंध अपने बना के रखने चाहिए है, उसी पक्ष में रहना चाहिए, एनडीए के साइड में ही, क्योंकि उन्होंने एक पक्ष चुना हुआ है, और दूसरे जी, पक्ष में उनकी राजनीति के लिए कम संभावना है, उनकी राजनीति करके सफल होने की गुंजाइश कम है आरजेडी के साथ जाकर के। ये सब लोग जानते हैं, उस इलाके का जो इतिहास रहा है, उनकी जाति का की जो हिस्ट्री रही है, उसमें मुश्किल है थोड़ा उस इलाके में दूसरे पक्ष में जाकर के राजनीति करना। तो चलिए एनडीए के आगे साथ जी, संबंधों को, बिल्कुल। जी, आगे असली चौबे की बात। सभी पुरानों को टिकट मिल गया सिवाय रमा देवी और छेदी पासवान के। सभी मंत्रियों को टिकट मिल गया, लेकिन चौबे बाबा कट गए और चौबे बाबा इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल करनी पड़ी। क्या हुआ कि चौबे बाबा इस तरह लटक गए, लटका दिए गए? देखिए वो एक तो सिंपल बात है कि जिन लोगों जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, कि गिरिराज सिंह के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन गिरिराज सिंह ने अपना इम्पैक्ट बनाया, एक अपनी पहचान जी। बनाई, और वो हुँ, पार्टी के लिए उपयोगी थे। हुँ। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आप हमेशा हर हर समय हर नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता है, अपनी जी। उपयोगिता बनानी थी। जो जिस मामले में अश्वनी चौबे विफल रहे, बतौर हुँ, मंत्री भी वो कोई इम्पैक्ट नहीं कर सके दिल्ली में, और बतौर पॉलिटिशियन बिहार की राजनीति में वो कोई बीजेपी में प्लस नहीं कर रहे थे, बीजेपी में कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे थे। जी। तो इसलिए उनकी उम्र का पैमाना भी सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू हुआ। बाकी हुँ, लोग भी ज्यादा उम्र के लोग हैं जो लड़ रहे हैं, 72 साल, 73 साल, 74 साल के लोग, वो जी। क्राइटेरिया उनके ऊपर लागू कर दिया गया। देखिए ये होना तो बहुत सारे लोगों के साथ था, हुँ, बहुत सारे लोगों की हम लोग डिस्कस कर चुके, कम से कम 7 नाम ऐसे थे जिनकी टिकट कटनी थी, जी। लेकिन वो बाकी सब लोग बच गए, और इनकी चूंकि ये एक बाकी लोगों के मुकाबले ये थोड़े कम श्रूड पॉलिटिशियन है। हुँ, देखिए हम तो जानते हैं थोड़ा उनको, तो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन नहीं है कि बहुत ज्यादा जी, तिकड़म करें, इसको तोड़ें, उसको बनाएं, इसके यहाँ भाग दौड़ करें, इसकी लल्लो चप्पो करें, ये वो कम करते हैं। थोड़ा अपने में बिजी, अपने में मगन रहने वाले आदमी है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, तो उस जी, वजह से भी वो पीआर करना जिसको होता है कि दिल्ली में पीआर करना कि 5 आदमी आपके पीछे में आपकी पैरवी करे, वैसा भी हुँ, नहीं किया उन्होंने। तो इसीलिए वो थोड़े कमजोर शिकार हो गए, बाकी लोगों के मुकाबले कमजोर साबित हुई। बाकी लोगों की लॉबी काम कर रही थी, हम लोगों जी, ने देखा सुशील सिंह के लिए क्या लॉबी दिल्ली में काम कर रही थी, गिरिराज सिंह हुँ, के लिए क्या लॉबी काम कर रही थी, राधा मोहन सिंह के लिए। तो उस मामले में लॉबिंग भी नहीं थी उनकी, वो बहुत इम्पैक्टफुल मिनिस्टर भी नहीं थे, जी, बहुत बिल्कुल। इम्पैक्टफुल पॉलिटिशियन भी नहीं थे। तो ये सब चीजें हुई ना, जब वो कहते हैं लोग, पुरानी कहावत है जो फेसबुक पर इन दिनों हर समय दिखाई देता है कि शेर की तो बलि चढ़ती नहीं है, वो जी, जो कमजोर दिखाई देता है उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। तो उनके साथ यही हुआ है। चलिए तो चौबे जी की बलि चढ़ गई, शेर की बलि तो चढ़ती नहीं है, जो कमज़ोर होते हैं, वही शिकार हो जाते हैं। तो बिहार में और भी कई राजनीतिक घटनाक्रम हैं, किस्से हैं, एक कहानियाँ एक हैं। एक जी, एक 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 ज्ञानेश्वर जी, आपके हमारे दोनों लोगों के जानने वाले शाहनवाज हुसैन भी हैं, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। कहीं उनका भी उसमें हम लोग को जिक्र करना चाहिए है हुँ, कि लगातार उनके पास वो इतने बड़े नेता थे, 32 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, अटल जी, बिहारी वाजपेयी नवरत्नों में थे, हुँ, और अब उनको लोकसभा की टिकट नहीं मिली, जबकि 14 में बहुत कम अंतर से हारे थे, सिर्फ 10,000 जी, वोट से हारे थे। हुँ, उसके बाद भी 2019 में टिकट नहीं मिली, अभी 2024 में भी टिकट नहीं मिली, बीच में थोड़े समय एमएलसी बनाए गए, तो एमएलसी में भी उनको नहीं रिपीट किया गया। जी, पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत तो है, पद मिला हुआ है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं नहीं करते हैं। तो हुँ, बिहार के एक और नेता, इतने नेताओं के बीच में एक अच्छे ऐसे नेता जिनके पूरे देश में लोग जानते हैं, बिल्कुल। उनका भी धनुष अधर में है, अभी उनके लिए भी इस चुनाव में कुछ नहीं लगा, वो भी किनारे हो गए हैं। केवल स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं, स्टार दूसरे के प्रचारक लिए तो हर बोलते हैं। जगह है, दूसरे राज्यों में जी, भी स्टार प्रचारक है। दूसरे राज्यों में भी स्टार प्रचारक हैं। चलिए तो बिहार में और भी किस्से हैं, कहानियाँ हैं और राजनीतिक घटनाक्रम हैं, उन पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर जो है फॉलो कीजिए। धन्यवाद।